नील शॉवर के नीचे खड़ा, आंखें बंद किए, भीगे चेहरे से फिसलते पानी के हर कतरे में अपनी सिसकियां घोल रहा था। पानी की ठंडी धार उसके जख्मों पर जैसे नमक छिड़क रही थी। हिम्मत करके वो बुदबुदाता है, कियारा, क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने वादा किया था साथ निभाने का, फिर क्यों छोड़कर चली गई? कायर हो तुम, कायर हो। वो शब्दों में दर्द समेटे चीखने लगता है। उसकी चीखें बाथरूम की दीवारों से टकराकर लौट आती है, लेकिन फिर वो एक पल में जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी में एक पागलपन झलकता है। उसकी हंसी और रोना दोनों एक साथ चलते हैं, जैसे वो अपने ही गम के दलदल में खुद को डुबो रहा हो। तभी उसके गले का लॉकेट, कियारा का दिया हुआ एक आखिरी निशानी, हाथ लगने से फिसलकर नीचे गिरने लगता है। नील की आंखें खुल जाती हैं। हवा में ही वो लॉकेट को थाम लेता है, जैसे वो नशे में धुत होकर भी उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। लॉकेट को लेकर नील बाहर आता है। उसकी चाल थोड़ी लड़खड़ाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी है। कमरे के कोने में बने ड्रॉअर के पास जाकर वो लॉकेट को उसमें रखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहां पड़े अपने पुराने फोन पर जाती है। यह वही फोन है जो कियारा के जाने और नील के एक्सीडेंट के वक्त उसके पास था। हादसे में टूट चुका फोन, जिसे अभिषेक ने मरम्मत करवा के रख दिया था। वो फोन को उठाकर ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चालू नहीं होता। वह फोन को चार्ज पर लगाता है और कुछ देर बाद जैसे ही फोन ऑन होता है, नील को उसमें कियारा की कई मिस कॉल्स नजर आती हैं। उसकी सांसें थम जाती हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। फिर उसे एक वॉइस मैसेज दिखता है जो अब तक उसने कभी नहीं सुना था। नील घबराते हुए उस वॉइस मैसेज को प्ले करता है। कियारा की आवाज उसके कानों में गूंज उठती है। बेबी, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। मैं उस पागल सिद्धार्थ की बातों में आ गई थी। आई लव यू बेबी, मैं आ रही हूं तुम्हारे पास। ये सुनते ही नील के हाथ कांपने लगते हैं। उसका दिल जैसे हजार टुकड़ों में बिखर जाता है। जिस कियारा से वो अब तक नफरत करता आया था, उसकी मौत की हकीकत उसे अब समझ में आती है। वो बुरी तरह टूट जाता है, अपने ऊपर गुस्से में चीखने लगता है और कमरे की हर एक चीज तोड़ने फोड़ने लगता है। उसकी आंखों में गुस्से और पछतावे की आंधी है और वो चीजों को तब तक तोड़ता है जब तक उसके हाथ खून से न भर जाते। कुछ देर बाद नील अपने दर्द को एक बार में डुबोने की कोशिश करता है। वहीं उसकी मुलाकात माही से होती है, लेकिन नियति के खेल में एक और मोड़ आता है और एक हादसे में पहाड़ी से गिरते वक्त वह अचानक से समय में पीछे चला जाता है। अगली बार जब नील अपने पुराने दोस्त अभिषेक से मिलता है, तो उसकी बातों में एक गहरी गंभीरता होती है। वो अभिषेक को देखता है और कहता है, मैं तेरे सिवा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए तेरे पास आया हूं। अभिषेक नील के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, भाई, भले ही हमारी टाइमलाइन अलग हो, पर तुझे देखते ही मुझे एक अजीब सी पहचान का एहसास हुआ। मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन ये समझ ले कि मैं वही दोस्त अभिषेक हूं। नील गंभीरता से अभिषेक की ओर देखता है और सवाल करता है, क्या तेरा यहां भी इलीगल गैंग के साथ उठना बैठना है? अभिषेक हाँ में सिर हिलाते हुए मुस्कुराता है। हाँ भाई, क्यों, कोई दिक्कत है क्या? अगर है तो बताओ, चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। नील उसे अपनी कुछ संदिग्ध एसएमएस और बैंक नोटिफिकेशन दिखाता है। वो बताता है कि कैसे उसके इर्द गिर्द कुछ असामान्य चीजें हो रही हैं। अभिषेक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। नील उसकी ओर हैरानी से देखता है और पूछता है, क्या हुआ भाई? अभिषेक उदास होकर नील के फोन की स्क्रीन को घूरते हुए कहता है, शायद तुम्हारी टाइमलाइन में किंग न हो, पर यहां वह एक ऐसा नाम है जिसने दुनिया को झुका रखा था। कहते हैं, प्यार से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं होती, और इस प्यार ने किंग को भी मार गिराया। एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया के बड़े बड़े हथियार भी छू नहीं पाए। अभिषेक उसे किंग की पूरी कहानी सुनाता है और बताता है कि कई गैंग अब भी मानते हैं कि किंग जिंदा है, क्योंकि उसकी बॉडी आज तक नहीं मिली। अब दोनों को यकीन हो जाता है कि नीला की पहचान किंग से जुड़ चुकी है। फैसला अब नीला को करना था कि क्या वह किंग की जगह लेगा या नहीं। उसकी स्थिति ऐसी थी कि पहचान के बिना वह कुछ भी करने में असमर्थ था। अभिषेक उसे इस खतरनाक रास्ते पर न जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो जानता था कि किंग की जगह लेना एक आत्मघाती फैसला है, पर नीला की आंखों में ठहरी हुई दृढ़ता थी। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, नील शांत पर मजबूत लहजे में कहता है। अभिषेक जानता था कि नील सही कह रहा है और आखिरकार वह भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। दोनों कार में बैठते हैं और एक अनजानी राह पर निकल पड़ते हैं।
शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक विशाल और भव्य बिल्डिंग खड़ी थी, जिसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में चमकता हुआ लिखा था, MP मल्होत्रा प्रोडक्शन। ये माही की कंपनी थी, माही मल्होत्रा। मल्होत्रा परिवार के पितामह मनीष मल्होत्रा ने अपने सभी बच्चों को अलग अलग कंपनियां दी थीं, और उनमें से जिसने सबसे अधिक मुनाफा कमाया उसे परिवार का अगला हेड बनने का मौका मिलना था। माही को विरासत में लॉस में चल रही मल्होत्रा प्रोडक्शन मिली थी, लेकिन उसकी मेहनत और काबिलियत ने इस कंपनी को देश की टॉप प्रोडक्शन कंपनी बना दिया। इसी मल्होत्रा प्रोडक्शन की सबसे ऊंची मंजिल पर बने एक बड़े से रूम में माही अपनी मूविंग चेयर पर बैठी हुई थी। सामने रखी टेबल पर बिखरी फाइल्स को पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में सफलता की चमक थी। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर जैसे ही तनु का नाम देखती है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल जाती है। वह कॉल उठाती है और तनु की आवाज सुनाई देती है। माही, कहां हो तुम? भूल गई क्या हमें शॉपिंग पर जाना है? माही हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ मुझे याद है, बस काम खत्म करके निकल ही रही हूं। तनु प्यार से कहती है, माही, और वो हैंडसम विलेन को भी साथ लाना जिसके बारे में तुमने सुबह बताया था। ये सुनते ही माही का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। वह हल्के से कहती है, यार वो कहीं बिजी है, हमारे साथ शॉपिंग पर नहीं आ सकेगा। तनु को माही की उदासी का आभास हो जाता है। वो हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं यार, मैं उससे शाम की पार्टी में मिल लूंगी। अभी तुम फ्री हो जाओ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। माही एक ठीक है कहकर कॉल काट देती है। थोड़ी देर बाद तनु एक सफेद कार में मल्होत्रा प्रोडक्शन की बिल्डिंग के पास पहुंचती है और माही को कॉल कर बुलाती है। माही कुछ ही देर में नीचे आ जाती है और तनु की कार में बैठ जाती है। दोनों हंसी खुशी सीधे शहर के सबसे बड़े मॉल की ओर निकल जाती हैं। मॉल में दाखिल होते ही दोनों कई खूबसूरत ड्रेसें देखती हैं, कुछ खरीद भी लेती हैं। माही हर ड्रेस की फोटो लेकर नील को भेजती है और मैसेज करती है, बताओ पार्टी में कौन सी ड्रेस पहनूं? मैं माही, नंबर सेव कर लेना। थोड़ी देर बाद नील का जवाब आता है, मुझे इन सब ड्रेस के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, बस साड़ी और सूट के बारे में ही थोड़ा बहुत पता है। नील का जवाब पढ़ते ही माही का चेहरा बुझ सा जाता है। वो फिर से मैसेज करती है, अच्छा ये तो बताओ तुम्हें कौन सा कलर अच्छा लगता है? थोड़ी देर बाद उधर से नील का रिप्लाई आता है, ब्लैक, मुझे ब्लैक पसंद है। ये मैसेज पढ़ते ही माही का चेहरा फिर से खिल उठता है। वो तुरंत रिप्लाई करती है, ठीक है, तुम्हारे लिए भी कपड़े ले रही हूं। लेकिन तभी नील का जवाब आता है, मुझे आने में लेट हो सकता है, तुम रहने दो, मैं सीधे लोकेशन पर आ जाऊंगा। माही गुस्से से एक इमोजी भेजते हुए मैसेज करती है, तुम सुबह से गायब हो, कर क्या रहे हो? देखो इस पार्टी में मेरी फैमिली भी आने वाली है, तो प्लीज टाइम पर आ जाना। माही गुस्से में अपना फोन पर्स में रख लेती है। उसके चेहरे के भाव देखकर तनु पूछती है, क्या हुआ माही? माही तनु को सारी बातें बताती है और तनु हंसते हुए कहती है, माही वो तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड है और तुम तो उस पर रियल वाला हुकूम चलाने लगी हो, कहीं तुम्हें वो पसंद तो नहीं आ गया? ये सुनते ही माही के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह नजरें झुकाकर धीरे से कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तनु माही को छेड़ते हुए कहती है, अरे माही बेबी, तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। माही हल्के से हंसते हुए कहती है, अरे नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, चल शॉपिंग खत्म करें। शाम होते ही नील और अभिषेक कहीं से बाहर निकलते हैं और कार में जाकर बैठते हैं। कार में बैठते ही अभिषेक नील की ओर देखकर कहता है, काम हो गया भाई। क्या ये दोनों यहाँ किसी खास काम से आए थे? और अभिषेक किस काम की बात कर रहा है? क्या नील माही की पार्टी में समय पर पहुंच पाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।